अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए। न्यूज़ तो बहुत है। आज डिबेट भी करेंगे और उसकी एनालिसिस भी करेंगे। हम ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आते हैं कि उसका आप डेली सुनते हो, क्या हो गया, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद वो 25 मिलीग्राम का इमरान खान आ जाता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान। अब ये तीन बड़े अहम सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मेरी नजर में मैं समझता हूँ कि एक अननेसेसरी सब्जेक्ट ये पूरा मीडिया इसको उठा लेता है। लेकिन महंगाई, महंगाई के अंदर आप जाएंगे, टमाटर कितना, आलू कितना, प्याज कितना, तेल कितना, इसको छोड़े। रूट कॉजेज क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज और इसके सॉल्यूशंस। इफ्तिखार अहमद, जावेद इकबाल एंड ऑफ कोर्स नवीद चौधरी आज हमारे साथ मौजूद है। तो इफ्तिखार साहब, मैं आपसे करूंगा ये एक सवाल कि ये जो रूट कॉजेज हैं इसके क्या है। देखे ना, हम महंगाई महंगाई में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इसकी वजूहात क्या है कि इधर पहुंचे। तो ये बात यह है कि बुनियादी तौर पे हमने ये देखना है कि जिन चीज़ों के बारे में हम कह रहे हैं कि महंगाई इनसे हम मुतासर हो रहे हैं, उनमें तीन स्टेजेस हैं। एक है उनकी प्रोडक्शन, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और फिर है उसकी होर्डिंग। हम तीनों को देखना पड़ेगा। ये जो गंदम हमने 1800 से 2000 रुपये फ़ी मन बेची, और कोई ज़्यादा दिन पहले नहीं बेची, मई के महीने में। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये गई है, लोगों ने ख़रीदी है, फिर इसका रेट बढ़ना शुरू हुआ, और आज ये सूरत हाल है कि आटा जो है 140 से लेके 160 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। अब गंदम जो है, जब हम देते हैं कारखाने वाले को, उसको बिजली चाहिए उसको चलाने के लिए, उसकी कॉस्ट बढ़ी है। वो कहता है मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, और वो कहता है कि मुझे जो गंदम जिस रेट पे सरकार दे रही है, मैं उसको बना के आटे की शक्ल में इसी पे भेजूँगा। अब जब गंदम आटे की शक्ल अख्तियार करती है तो फिर वो आटा जाता है दुकानदारों के पास। दुकानदारों ने भी अपना पैसा बीच में से कमाना होता है, उनकी भी परसेंटेज है। एक है रिटेल, जो आप कहते हो हमारे पास शॉप्स हैं, सारे मुल्क में कितनी हैं? फ्यू थाउजेंड है पूरे मुल्क में। 22 करोड़ के मुल्क में फ्यू थाउजेंड शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सरकारी रेट पे आटा मिल सकता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपने गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए 5 साला मनसूबा बनाना है। इसका जो गंदम की वैरायटीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं रही कि हमें पर एकड़ ईल्ड ज़्यादा दें। नंबर एक, अब इसमें रिसर्च आ गई, और रिसर्च के साथ ये आ गया कि अगर हम पाकिस्तान में रिसर्च नहीं कर पा रहे तो बैरून मुल्क दुनिया में से जहाँ बेहतर गंदम पैदा हो रही है फ़ी एकड़, वहाँ से। नंबर एक तो बुनियादी चीज़ तो ये हुई। अगर हम इन सारे प्रोसेस से गुजर आएँ और इस पर प्लानिंग कर लें तो शायद हम इस पर काबू पा लें। अब आए दूसरी चीज़, जो मुर्गी की बात हो रही है। मुर्गी वाले कह रहे हैं कि जो फीड हमने ख़रीदी है और जिसके जहाज़ खड़े हुए हैं, हमें डैमेज देना पड़ रहा है, खुदा के लिए हमारी फीड हमारे हवाले करो। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि आपको पता है कि वन ऑफ द रीज़न जो अमेरिका और बरतानिया के दरमियान है वो इस किस्म की फ़ीड के बारे में भी है, और सीड्स के बारे में भी एक डिबेट चल रही है कि क्या इस किस्म की फ़ीड और सीड्स जो हैं वो इंसान के इस्तेमाल के काबिल भी हैं या नहीं है। ये डिबेट भी है, हमें इसको इस अंदाज से भी देखना होगा। फिर आप कहते हैं बाकी हैं चीज़ें, जो सब्जियां हैं ये होती हैं सीजनल। फ्रूट जो है हाँ, फ्रूट पे एक मसला आया है जो इस दफ़ा बहुत वो आया कि जो सैलाब आया और जो बारिशें हुई, उससे कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे हमारा बुरी तरह मुतासर हुआ। फ्रूट स्पेशली सेब बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, केला बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। आम के जो बागात हैं वो लोग काट के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। ये वो छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं कि सारी डिटेल में जाए। हमें इनकी वजूहात को भी तो देखना होगा ना। नारा मारना तो बड़ा आसान है, महंगी होगी। लेट्स स्टार्ट लर्निंग कि महंगी क्यों हो रही है, और जहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन योर दिस क्वेश्चन। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन चौधरी साहब, ये जो आपने देखा ना, इन्होंने तो आइडेंटिफाई कर दिया ग्रे एरिया। अब इस ग्रे एरिया को हम कन्वर्ट कैसे करें? जैसा इन्होंने चिकन फीड का कहा है कि पोर्ट के पास हमारे पास डॉलर नहीं है एंड वी कांट, उसको हम लेके भी नहीं आ सकते। इसका क्या सोल्यूशन है, ये बताएं ना। देखें, जो मौक़िफ़ कल वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब ने इख्तियार किया वो बड़ा मज़ाक़ खेज़ था, और लेकिन माज़ी में भी होता है। उन्होंने कहा जी कि सोयाबीन का जो इस्तेमाल है खुराक के तौर पर मुर्गियों की, वो बड़ा ख़तरनाक है, उससे कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी हो सकती है, लोग अवॉइड करें। इससे पहले हमने ये भी सुना है कि रोटी एक खा लें। किसी ने कहा जी चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि तर्क कर दें। आपको याद होगा पीटीए के दौरान बात हुई थी। तो ये सारे उज़र हैं। बुनियादी बात यह है इसमें
एक तो जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल इस वक्त माशी बहरान है उससे हर चीज़ मुतासर हो रही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो मैकेनिज़्म बना दिया गया है, जो अंग्रेज़ के ज़माने से बना हुआ है, कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं वो किस तरीके के साथ अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी फिर उनको ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम करेंगे। ये बना बनाया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ उसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब अलमिया ये है कि एक मौसमी आफात भी होती हैं, बाज़ औक़ात गंदम ज़्यादा हो गई, कम हो गई, चीनी ज़्यादा हुई, कम हो गई, फल जो हैं वो बागात उजड़ गए उनके, या कोई और फसल है वो मुतासर हो गई, सैलाब आ गई, तो चलता है। बुनियादी बात यह है कि जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम होता है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का तयन भी होता है। फिर उसमें यह भी होता है कि आपके पास अगर एक चीज़ इस हद तक शॉर्ट हो रही है कि वहाँ मुश्किल में आ जाएंगे तो उसको इम्पोर्ट कर लिया जाए, ये भी होता है, ये नामुमकिन तो नहीं है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो बना हुआ है, और मैं फिर कह रहा हूँ अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है, इस सारे पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने हैं। मैं इस नुक्ते पर ज़्यादा फोकस करूँगा, जो माशी बहरान है वो तो आपके सामने है। हमें बताया गया PTI के दौर में कि गंदम ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हुई गई आपके सामने है। बिल्कुल। उसके बाद वही गंदम हम खरीद के ले आए पाकिस्तान, हमने कहा जी कम हो गई है, अब हमें खरीदनी पड़ेगी, वो डॉलरों में पेमेंट करनी पड़ी हमें, यूक्रेन से भी ली गई थी, आपको याद होगा। अब मामला क्या है, ये बहुत बड़ा केस था, इसका जिक्र तो बहुत होता है, गंदम स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं है। इसी तरह के मामला फिर ट्रैवल करते करते हैं हर महकमे असरअंदाज हो गए। पाकिस्तान का जो आड़ती है, जो दुकानदार है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो ये बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए, वो अपने प्रॉफिट को हर चीज़ पे अहमियत देता है। बिल्कुल। वो चाहे चीनी हो, आटा हो, कोई और मामला हो, बिल्कुल उन्हें ये परवाह नहीं होती। वो देखते हैं कि अगर हम 1 रुपया फी किलो भी कीमत बढ़ा दें तो उसके नतीजे में हमारे इतने अरब बन जाएंगे, उनके इंटरेस्ट ही और है। अब ये भी आपने कर दिया चौधरी साहब, ये जो आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जावेद, अब आप मुझे बताएं, ये तो प्रॉब्लम आ जाता है जब आप रिटेल साइड पे जाते हैं, तो क्या हम प्रॉफिट कम करके लोगों को नहीं, या आप कह लें कि उनको एक रिलीफ दे सकते हैं? क्योंकि बात तो वही आ गई ना कि मार्केट के अंदर आपको एक फार्म से क्या मिल रहा है और मार्केट में क्या मिल रहा है। पीजे, प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉब्लम तो असल चीज़ है ये आपका जो जुगाड़ी निज़ाम और जो जुगाड़ी सियासतदान, जिन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जितना अभी जिक्र हुआ चौधरी साहब और इफ्तिखार साहब का, ये है वो बुनियादी वजूहात, जिन्होंने ना टाइम पे प्लानिंग की, ना टाइम पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आपने महकमों को फ़ाल बनाया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी आबादी बढ़ती गई और आपकी पर यील्ड पर एकड़ कम होती गई, या उतनी ही खड़ी है। दुनिया 80 मन पर एकड़ पे खड़ी है, आज आप 30 मन, 35 मन और 40 मन पे खड़े हैं। क्यों? कि हमने टोपियां बनाई हैं हमारे सियासतदानों ने एक दूसरे की, और जिंदा मिसाल आपके सामने पिछले 2-3 दिन में इस पूरे निज़ाम को नंगा करके रख देती है। वो क्या है कि सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में जो टग ऑफ वार स्टार्ट हुई है, ये है वो बुनियादी वजह। क्योंकि हम सियासत करते हैं, हम दिहाड़ी पे आते हैं और दिहाड़ियों के लिए सियासत करते हैं, हम मुल्क कौम के लिए सियासत नहीं करते। अगर मुल्क कौम के लिए सियासत करते तो फिर हमें डूब के मर जाना चाहिए कि एक ऐसा ज़रई मुल्क जहां 70% ज़राअत से लोग मुंसलिक हों, और उधर हम गंदम के बहरान की बात करें। क्या बात कर रहे हैं? चौधरी साहब ने इमरान खान की हुकूमत की बात करी कि ये जुगाड़ी निज़ाम है ना, दिहाड़ी बाजों का मुल्क है ना, कि कभी भेज रहे हैं और कभी वापस ला रहे हैं। एक तरफ आपका फेडरल मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास गंदम के ज़खायर बेतहाशा मौजूद हैं, दूसरी तरफ आपका CM कहता है कि जनाब मैंने तो आपको टाइम पे बताया था कि मुझे LC इंडिपेंडेंट खोलने थे, आपने खोलने नहीं दी। किसी को एहसास नहीं है कि मुल्क माशी तौर पे किधर खड़ा है, हमने अपने अपने हिस्से की कितनी शमा रोशन करनी है कि ये जो 24 करोड़ अवाम है या गरीब आदमी है जो सुबह के नाश्ते के लिए तरसता है, कि हम इसको भी रिलीफ दें। हमें अपने इक्तदार बचाने की फिक्र पड़ी। आज मुझे बताएं कौन सी हुकूमत गवर्नेंस पे, और जिसकी तरफ आपने मुझे कहा कि कीमतें कंट्रोल करने पे,
परवेज इलाई की हुकूमत से आपने कोई एक स्टेटमेंट सुनी है? नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट जिसमें यह बात हुई हो कि हम लोकल मार्केट्स को कंट्रोल करेंगे, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हमारी इतनी इफेक्टिव हैं, अगर शॉर्टफॉल है तो हम इसको ऐसे पूरा करेंगे। किसी को फिक्र नहीं है। जावेद ये मुझे बताएं, बिफोर आई गो ऑन द ब्रेक, आप क्या फोरकास्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट फसल है ये अच्छी होगी या बुरी होगी? अगली फसल जितनी पिछले साल थी तकरीबन उतनी है। उसकी वजह यह है कि हम लोग टारगेट ही कुछ नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव ही कुछ और हैं। हम किसान को आज देखो ना पीछे, एक साल में 3 दफा गंदम का रेट गया है। सिंध ने 4000 रुपए मन कर दी है, पंजाब ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जब आप इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो मुझे बताएं, काश्तकार ने भी तो अपनी पेट पालना है ना, उसने भी तो कैलकुलेट करना। खाद की कीमतों का पता नहीं है तो वो क्या प्लानिंग करेगा और क्या सोचेगा? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा अमीर साहब, अगर इजाजत दें आप। जी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जी भी साहब, बात यह है कि इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब की गई है, उसमें जावेद साहब की इस बात की तस्दीक की गई है कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम फारग हो चुका है। ये वो रिपोर्ट है जो बाकायदा तैयार कराई गई है। दूसरी बात यह है कि हुकूमतें क्या करें। अब आपको याद होगा कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है। हमें बताया गया, हमारे फूड सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं, बड़े ऑनरेबल सियासतदान हैं, फ़खर इमाम साहब, कि बम्पर क्रॉप हुई। सब ने कहा, मतलब उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कहा चंद दिन के बाद कि यार हुई तो थी, पता नहीं गई किधर है। ये आप अंदाज़ा लगाना, ये हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो इस पर अगर बुरा ना बनाए तो मैं बता देता हूँ कहाँ गई। एक तो गोदामों में गई और फिर बाकी स्मगल हो गई। स्मगल तो हर साल ही होती है। 2.15% ज़्यादा पैदावार थी कंपैरेटिवली उससे लास्ट ईयर के। यहाँ तक तो उसका स्टेटमेंट ठीक था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गोदामों में चली गई। एक ज़माने में चीफ मिनिस्टर गोदामों पे छापे मारता रहा खुद जाके और बरामद करा के मार्केट में लेके आया, और इस दफ़ा कोई पूछने वाला नहीं था। और दूसरा स्मगलिंग। बिल्कुल सही। चले जी एक ब्रेक की तरफ। इफ्तिखार ने आई थिंक इन्होंने बेसिकली वो कहते हैं ना नेल ऑन द हेड हिट कर दिया है। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले जो बैठे होते हैं बाहर, इनका क्या रोल है? और बात हम करेंगे इस ब्रेक के बाद कि इमरान खान, ये 25 मिलीग्राम की जो गोली हम डेली लेते हैं, ये कब रुकेगी? और हम जिस तरह जावेद बात कर रहे हैं, हम कब आगे जाएंगे? हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक। अब इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं पसंद है, लेकिन जो बुनियादी एक चीज सामने नजर आती है, क्या हमारा जो निज़ाम है क्या वो इंसाफ दे रहा है? अब वो कह रहे हैं जी मेरे पे झूठे केसेस बना दिए हैं। ये पहले भी ये कहते थे, पीएमएलएन ने भी कहा, पीपीपी ने कहा, एएनपी ने कहा, एमकेएम ने सबसे ज्यादा कहा। लेकिन क्वेश्चन उठता है, ये एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो बार बार कहते हैं रजीम चेंज और उसके बाद उस पर फिर तबसरे होते हैं, सोशल मीडिया में हम चले जाते हैं, ये कब तक चलेगा? फिर एक जो नई एक चीज आती है कि 3 शूटर्स थे। ये 3 शूटर्स थे, ये कहाँ थे? वहां तो एक नजर आया, 3 कहाँ से आ गए? ये भी एक डिबेट है। तो इफ्तिखार, ये जो सारी हम चीजें ये जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमने सारा टाइम इस पे लगाना है? एफआईआर सर सिंपल बात मैं कहना चाहता हूँ। वो शख्स हमें इसी चक्कर में डाले हुए और हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं। जिसने आपने कहा कि 25 मिलीग्राम का प्रोग्राम रोज़ हमने करना है, भाई ये आज भी वो कामयाब है, उसका 25 मिलीग्राम का प्रोग्राम है। एक नई बात भी नहीं है, इतना पुराना वाक़या है, ओपन वाक़या है, दिन दिहाड़े वाक़या हुआ। अब गोलियाँ भी 24 हो गई हैं, चारों तरफ से गोलियाँ आ गई हैं, लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं जानता कि वो लोग अंधे थे या क्या थे। और ये बहुत अच्छा तबसरा किया है एक आदमी ने कि वो इसने कहा कि एक इसके दोस्त ने कि गोलियाँ मेरे उसमें फंस गई थी कपड़ों में, तो उसने कहा वो ट्रॉफियाँ थी जो जाके तुम्हारे कपड़ों में फंस गई थी। मैंने कुछ खुदा का खौफ करे, ही इज़ ए नेशनल लीडर, अपना मजाक ना उड़ाए। मसलन उसने जो आज सारी बातें की उसमें मुझे एजेंसी के अंदर से पैगाम आया, ये वो जानबूझ के कहता है टू गिव दिस इम्प्रेशन टू हिज वोटर्स के सारे अंदर में मेसर रले हुए हैं। अच्छा, मुझे मारने का प्लान बनाने के बाद एक और प्लान बनाया, दूसरा प्लान। उसने कहा कि तीसरा प्लान मुझे ये बनाया, सबसे पहले जो साजिश की वो रजीम चेंज के लिए की गई। अब मुझसे अगली बात सुनो, मुझ पर कहता ना हमने इसमें मतलब JTI की फाइंडिंग
सबके सामने लाना चाहता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ कि JTI अगर बनाई गई तो उसकी फाइंडिंग भाई साहब के पास कैसे चलेगी? और इसके जवाब में उसके जिस आदमी को गिरफ्तार किया है उसके वकील ने जो कहा, आई थिंक सम ऑफ अस, हमारे में से कोई उसको बताएगा, ये गलत बात कर रहा है। उसको इलेक्शन तब मिलेंगे, मैंने 20वीं मरतबा कहा है, जब पार्लियामेंट फैसला करेगी आइन के मुताबिक, जब जरूरत होगी, तब तक जो मर्जी करता रहे, ना लोगों को बिकाए। और गॉड से उसका एक एहतराम है, उस एहतराम को बरकरार रखे। अब वो कह रहे हैं 4 नाम मैंने दे दिए, ये बात वो 5 महीने पहले भी कह चुका है। तो इसका मतलब 5 महीने पहले पता था कि उसके ऊपर कोई ऐसा हमला होगा। फॉर गॉड सेक, आई रिस्पेक्ट हिम एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन पॉलिटिशियन को पता ये देखना चाहिए वो रोज क्या कह रहा है, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और किस मकसद के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जब फिर हमें पैसे मिलने की उम्मीद है फरवरी और मार्च में। न करे ऐसे प्लीज। बिल्कुल। अगर तुम्हारी हुकूमत थी, परवेज इलाही तुम्हारा चीफ मिनिस्टर था, तुम्हारे कहने पर तहकीकात हुई, जिसको तुमने कहा वो हो, कहता है मेरे FIR नहीं की, क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो कि परवेज इलाही उन लोगों के साथ मिला हुआ है, रला हुआ है जो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराना चाहते? अगर तुम्हारा चीफ मिनिस्टर उनके साथ शामिल है तो मुझे बताओ फिर गलती किसकी और कहां है? व्हाई डोंट यू चेंज योर चीफ मिनिस्टर? यू हैव ए मेजॉरिटी इन पंजाब, चेंज द पर्सन, चीफ मिनिस्टर को बदलो। अगर चीफ मिनिस्टर के बारे में जिस किस्म के ख्यालात का इजहार तुमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और हमेशा करते हो, अगर वो उनके साथ मिला हुआ है जो जिनको तुम अपना दुश्मन समझते हो, तो चीफ मिनिस्टर को तो बदल सकते हो या नहीं बदल सकते? उसको बदलो और अपनी मर्जी का फिर वो क्या था नाम, वो पहला बुज़दार एक और लाओ ढूंढ के और कर लो। खुदा का वास्ता है प्लीज यार, अपने आप को देखो, अपनी रिस्पेक्ट को देखो और अपने अल्फाजों को इस्तेमाल देखो। ओके जावेद, ये मुझे बताएं, आप एक्सपर्ट है फायर आर्म्स के अंदर, जो शौकत खानम ने दिखाई थी एक्सरेज, वो 4 थे उसके अंदर, वो जो आप कह लो कि निशान कह लो, लेकिन उसमें बुलेट का निशान, आप अगर आप एक्सपर्ट हैं आपको शायद पता हो, बुलेट जब अंदर जाती है, जब निकलती है, वो फट जाता है एरिया पूरा, आपको पता ही है। स्लग्स के ज्यादा निशान नजर आ रहे हैं। पीजे, मेरा ख्याल है कि जो पिछले 4-6 महीने से इस पे सियासत हो रही है और जिस तरीके से हम मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो बुनियादी इश्यूज तो कहीं और चले गए। और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, इमरान खान ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी गोलियाँ लगी हैं, जो आपने सवाल किया है, और जो हुकूमत है, PMLN है, वो रोज़ाना एक ही बात साबित करना चाहती है कि ये गोलियां नहीं लगी, या ड्रामा हुआ है। अगर ये ऐसा ड्रामा है तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद इस मुल्क में ड्रामा होने की आदत, बदकिस्मती ये है कि ये ड्रामा तो फिर लियाकत अली खान से ही स्टार्ट हो गया था। बुनियादी तौर पे जो एंटी इमरान हल्के हैं वो सिर्फ ये चाहते थे किसी तरह इमरान खान असैसिनेट हो जाता और मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो जाती है, और जो ये सियासत से भाग रहे हैं लोग और जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो नहीं चाहते कि जिस पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिस अवाम की बात करते हैं, उनको हक दिया जाए बात करने का, वोट डालने का, वो लोग इससे भाग रहे हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते थे, असैसिनेट करना चाहते थे। यही वजह है कि इमरान खान को अभी तक ये लोग उसका कुछ नहीं कर सके, इसलिए अब वो अब आगे चलते हैं। ये बड़ी पुरानी कहानी है। नवीद चौधरी साहब, एक बुलेट जब लगती है, और ये ग्लॉक थी, ये आम पिस्टल नहीं थी, ग्लॉक, ये ग्लॉक ये आई, उसको अगर लगती, यू रियली थिंक कि वो सरवाइव करता? कोई भी, ये ग्लॉक की गोली, वो सही बात है, आप तो चाहते थे वो खत्म ही हो जाता। गोली लगना तो बहुत दूर की बात है, अगर गोली मेरा बचपन का क्यों खत्म हो? द क्वेश्चन इज, आपने जब आप डिस्कशन हम कर रहे हैं, एक लॉजिकल डिस्कशन हो ना, तो लॉजिकल उसके जख्म हुए, वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है। JID की रिपोर्ट है, शौकत खानम की रिपोर्ट है, वो रिपोर्टर चैलेंज करें। अगर इमरान खान साहब को गोली लगती, लगना तो दूर की बात है, अगर गोली उनकी टांग को छू कर गुजरती पूरी गोली, तो वो वजीराबाद से आगे ना आते, ये मार्कर के निशान है, सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो लाहौर आए, तो उसका मतलब ही ये है, जिस तरह 11 22 के हलकार ने बयान दिया, जो बेचारा नौकरी से निकल गया, किसी ने नोटिस नहीं लिया, उसने कहा जब मैं ऊपर गया हूं ट्रक पर, तो एक जगह पर खून बहने का निशान था, जो चोट
वहां जो धक्कम पेल हुई जो इमरान पे खून के निशान थे वो अब रंग के आगे निशान थे। जो उन्होंने खुद भी माना कि कुछ पीसी वीसी जो थे इधर उधर से को आए, वेलोसिटी थी गोली की, वो बिल्कुल लगी। सही बात तो है। गोली तो नहीं लगी। लाहौर आने का रिस्क आदमी लेता है, और वो भी इमरान खान साहब जैसा। और फिर आके हुआ क्या है इस केस में, हुआ क्या है, 3 नुकात हैं इसके। पहली बात यह है, इसमें जो खराबी सारी पैदा हुई वो जानबूझ के की गई, और उसमें सारे स्टेक होल्डरों का कोई ना कुछ किरदार है। वो ये हुई कि कानून फॉलो ही नहीं किया गया। फिर आपको गोली लगी, आप मेडिकल लीगल कराएं वहां जाके, और सारा मामला सामने आ गोली गया। लगी और अगले वो 2 भाग मिनट के में वीडियो इकबाली बयान आ गया अपने वो और पीटीवी पर चलना शुरू हो गया। पनाहगाह में आ रहे हैं शौकत खानम में, कहीं मेरा ब्लड टेस्ट ना हो जाए, मेरा कोई और चीज ना निकल आए। जाहिर है वो तो है ना मामला, झूठ थोड़ी है। अब तो जनरल बाजवा भी बता रहे हैं। वो यहाँ भाग के आगे। एक दूसरा पहलू कि ये मुनज़्ज़म कोई हमला था। मुनज़्ज़म हमला अगर होता तो जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये 2 हज़रात भी जानते हैं, फिर मार्जिन 0 होता नाकामी का, कोई चक्कर ही नहीं है। एक तीसरी बात यह है कि अल्लाह से बढ़कर आप कोई जो नाम ले रहे हैं बचाने कि वाला नहीं होता। वकार सती ने ये कह दिया जी, हमद मीर ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। मैं आपको हल्फन बता रहा हूं, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से दीनी हल्कों की क्या, आम आदमी की भी दिलदारी हुई है। अब ये सिर्फ वो लोग जिनके साथ हैं। एक मैं जा रहा हूँ, एक सर सुन लीजिए। आपने कहा कि उनका ब्लड टेस्ट होता है, क्या ये जहर की गोली थी कि ब्लड टेस्ट होता है उनका? जी गोली के अंदर जहर तो होगा। पीजे एक बात है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं वो समझ रहा नहीं हूँ। पीजे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बात यह है कि ब्लड के अंदर बाज़ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बंदा छुपाना चाह रहा होता है। अगर गोली लगी नहीं चोइस साहब का बिल्कुल, तो फिर ब्लड कहां से आ गया? एक मिनट मुकम्मल इकबाली बयान अगले 1 मिनट में कैसे आ गया? इसलिए गोली नहीं लगी आप ना भाई, गोली नहीं लगी तो मेडिकल लीगल नहीं करवाया, जख्म आया उनको एक आप धक्कम पेल के। एक फिर जो कभी अद्वियात आदमी ने खाई होती है ना जलसे से खिताब करने के लिए, तकरीर करने के लिए, वो अद्वियात का भी जो होता है ना सारा का सारा, कौन सी अद्वियात आ जाता है बीच में। पीजे तो मैं उन्होंने कहा कि मैं बचूं। मैंने तो पीजे ये सारा कुछ हुआ है। पीजे और इसको ड्रामा, अब एक से मैं सिर्फ बात करूं, जिस दिन जनरल कमर जवेद बाजवा ने परवेज इलाही को इमरान खान के पास भेजा था, उस दिन उन्होंने इस बात की बुनियाद रख दी थी कि अब आने वाले दिनों में इमरान खान रोज डिस्कस हो और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम की फदा रहे। अब देखना हमने ये है कि ये कंटिन्यू करती है या नहीं करती, लेकिन ये जनरल बाजवा का कारनामा है। पीजे मैंने बहुत सख्त लफ्ज बोला है, एंड आई मीन टू इट। वी आर जर्नलिस्ट, और हम जाएंगे उस पे जो ग्राउंड रियलिटीज है और जो रिपोर्ट है। पंजाब में हमारी हुकूमत थी, इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन मैं आज तक FIR रजिस्टर नहीं करवा सका। रिप्लेस द चीफ मिनिस्टर एंड गेट ए पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इनफ कि जो आपकी FIR आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दर्ज करवा सकता है। साहब मैं नहीं तो परवेज इलाही साहब ने आज ही कहा कि लेकर SHO तो कब अपने लगा लें, एक अपने नाम पे दे चलते दें। हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि आपस के तो चलो ये एग्री टू डिसएग्री है, लेकिन ये जो अफगानिस्तान का एक मसला आ गया है और ये तालिबान और TTP, ये क्या मसला है, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, पर्टिकुलरली द स्टेटमेंट ऑफ राना सनाउल्लाह। इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमने करनी एनालिसिस बड़े एक संजीदा सब्जेक्ट की, जो कि हमें दीमक की तरह खाई जा रहा है और बड़ी देर से, और ये है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये कौन है? पाकिस्तान से कैसे तहरीक तालिबान की चलती है? और फिर हमारे अंदर से मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पहले कहते हैं इनसे बात करें, फिर कहते हैं हमसे बात नहीं करनी। ये जो मिक्सचर है, जावेद अपना इफ्तिखार प्लीज ये बताइए, ये मिक्सचर क्यों आ रहा है अभी? देखिए, ये आज एक इसमें नई डेवलपमेंट हुई है। एक तासर देने की कोशिश की गई है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से। जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो नेशनल सिक्योरिटी का जो हमारा इजलास था, उसमें जो बिल्कुल क्लियर कट डिसीजंस किए गए उसके जवाब में कि जी जिस आदमी ने हमला किया आपकी एम्बेसी पर, हमने उसको मार दिया, उसका हमारा तल्लुक़ नहीं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राना सनाउल्लाह ने कल ये कहा था, एक मैं लेट मी रीड आउट टू सेंटेंस। उन्होंने yesterday इंटीरियर मिनिस्टर had stated that efforts were underway to bring the outlawed TTP to the negotiation table, but the group would first have to set aside arms and surrender. लेकिन जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बयान दिया तो उसके फ़ौरन बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि सवाल नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि दैट देयर वुड बी नो टॉक्स विद टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप एंड और एनीबॉडी एल्स। ये ज़बीहुल्लाह के बाद दिया गया है और बड़ा क्लियरिटी।
फिर उसमें सवाल किया गया कि जनाब उन्होंने एक जारी किया है थ्रेट, उस थ्रेट के बारे में जब मिनिस्टर से सवाल किया गया तो मिनिस्टर वाज आल्सो आस्क्ड अबाउट द वन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, वो जो बता दिया मैंने आपको। ये पूछा गया कि जब उन्होंने थ्रेट किया है 2 पाकिस्तानी अपना सियासी जमातों को, तो उन्होंने उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हम इसको नाकाबिल बर्दाश्त है हमारे लिए कि हम इस किस्म के थ्रेट जो हैं वो वसूल करें या कबूल करें, और उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है हमारे लिए। सो बड़े आराम से हमें देखना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, उसमें फैसले, उसके बाद ज़िबिली और मुजाहिद का फ़ौरन तौर पर कहना है कि हमने जो हमलावर थे उसको मार दिया, और फिर दोबारा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का बड़ा सख्त किस्म का बयान। तो पोजीशन वही है जो हमने कल ली थी, हम सारे दोस्तों ने, पोजीशन हमारी वही है। हमारी तरफ जो बुरी निगाह से देखेगा हम उसकी निगाह पर सवाल उठाएंगे, और अगर हमारे में ताकत है तो हम उसको रोकेंगे भी, फिजिकली भी रोकेंगे, अदरवाइज भी रोकेंगे, दुनिया भर में फाइट करेंगे अपना केस। किसी को इजाज़त नहीं है कि मेरे सरहदों में आके हंगामा करे। और मिनिस्टर ने कहा है कि दोहा में जो बात की गई थी उसका ख्याल किया जाए। उसने कहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द दोहा एग्रीमेंट वेयर एंड द कंट्री हैड वर्क टू नॉट अलाउ इट्स सॉइल टू बी यूज अगेंस्ट अदर्स। उन्होंने आज उनको दोहा का जो मुआहदा उस पर भी नोटिस दिया और याद कराया। सो आई एम विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद देयर डिसीजन, एंड आई से वेरी क्लियरली जो कोई भी हमारी सरहदों की तरफ आएगा बदनीति पे, बुरी नज़र से हमारे अंदर, हम उसका मुकाबला करेंगे। दिस इज व्हाट वेयर वी स्टैंड टुडे। एब्सोल्युटली। तो चौधरी साहब, ये जो एक रेजोल्यूशन अभी आप कह लो कि एक पाकिस्तानी के थ्रू आ गया है, इफ्तिखार, द क्वेश्चन इज कि हम पूरे सारे जितने भी पार्टीज हैं, हम इस पर क्यों नहीं एक मुतहदा खड़े हो जाएं कि भाई पाकिस्तान फर्स्ट एंड बाकी पारों को नहीं। ज़ुबानी कलामी तो ये बात सारे ही कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि तरजीहात का फ़र्क है। अब जो चीज़ बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आ गई है, हमें वो डिस्कस करनी चाहिए। हमें ये तस्लीम करना होगा, बजाय हम किसी एक अफसर को या पिछली हुकूमत को मुर्दगार ठहराएं, हमें तस्लीम करना होगा कि हमसे गलती हो गई। जिस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है और हमने ये कह दिया कि ये बड़ी अजीम फतह हो गई और अफ़गान कौम ने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, और फिर हमने वहाँ जाके एक होटल के अंदर जश्न के अंदाज में कहवा भी पिया, ये सब चीज़ें जो थी गैर ज़रूरी थी। एक तो इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी अनाइड हुई, दूसरा ये हुआ कि तालिबान ने कहा जंग तो हमने जीती है, अफ़गान तालिबान ने, ये किस लिए क्रेडिट लेने आ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने TTP के साथ निगोशिएट करना शुरू कर दिया। अफ़गान तालिबान ने हमें यही कहा था, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे साथ मिलके गैर मुल्की फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, हम इनको मार के नहीं भगाएंगे, हम इनको पैगाम जरूर दे सकते हैं आपका, तो बेहतर आप निगोशिएट करें। हमने जब उनसे निगोशिएट किया तो उसमें बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। मसलन एक तो हमारा प्लान उस वक्त ये था कि लगभग 30,000 के करीब लोगों को हम वहाँ से लाकर जंगजुओं को जो पाकिस्तान से गए थे तो उनको यहाँ दोबारा बसाएंगे। फिर एक मामला और हुआ जिसकी निशानदेही परसों ब्रिगेडियर आसिफ अरून ने भी की है कि ये भी तय पा गया, उन्होंने कहा जी कि वो अपने असले समेत आएंगे। असला वहाँ चूँकि एक कस्टम का हिस्सा है उनका और वो उसको वो बुरा नहीं समझते, तो बहुत सारे ग्रुप असले समेत भी यहाँ पर आ गए। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि उनके जो जहन, एक अफसर हमारा पढ़ा लिखा अफसर जो है ना, क्वालिफाइड अफसर, वो चला गया किसी जगह ट्रैप, मैं छोटी सी बात, ट्रैप होकर चला जाए, जब वो वापस आता है सबसे पहले हम उसकी डीब्रीफिंग करते हैं, फिर उसको पाकिस्तान का आम शहरी तस्लीम करते हैं। यहाँ आप जंगजुओं को लाकर बसाने की बात कर रहे हैं और उनके जहन में क्या है आपको पता ही नहीं। ISI के 2 आदमी उन्होंने मार दिए। तो ये बुनियादी तौर पर बुनियाद ही टेढ़ी रखी गई। जावेद, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। 26 तारीख को मुझे एक जनरल ने फोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं एक आदमी की, ये आर्मी एक नेटेड यूनिट है और प्लीज इनको कहें कि मेरे साथ बात करें और ये इस तरह के बयानात ना दें। यू थिंक कि अगर वेदर इट इज इमरान और A और B या C, अगर हम फौज के बाद इस तरह बात मुतालिक इस तरह बात कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि एक नेगेटिव इफेक्ट है हमारी आर्मी के ऊपर? नेगेटिव तो लफ्ज़ ही छोटा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू की इजाज़त बिल्कुल सिरे से ही नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई करे तो उसको बाकायदा तौर पे अकाउंटेबल करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे मैं ये समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ये सबसे मुकद्दम चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान की कौम की सालमियत इसके साथ मुंसलिक है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है अफ़गानिस्तान का जब हामिद करज़ई की हुकूमत थी और उसके बाद जब अशरफ गनी की हुकूमत आई तो हम अपनी फेवरेट हुकूमत चाहते थे। क्यों? कि उधर इंडियन इन्फ्लुएंस और कुछ और मुल्कों के इन्फ्लुएंस इस हद तक थे जिनको हम समझते थे कि वो पैट्रनाइज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में सिचुएशन को ख़राब करने की। वो हुकूमत चली गई, तालिबान आ गए। जब तालिबान आते हैं तो हमारे उनके साथ रिलेशन तो ठीक चल रहे हैं, अभी भी मैं समझता हूँ ठीक चल रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि अब जो 3 एलिमेंट्स निकले वो 3 एलिमेंट्स अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये मामलात को ख़राब कर रहे हैं। अब हमने तालिबान की हुकूमत को भी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया देख लिया, हमने पिछली 2 हुकूमतों को भी देख लिया। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल थिंकर्स जो अफ़गान पॉलिसी को समझते हैं, अफ़गानिस्तान को समझते हैं, रीजन के इंटरेस्ट को समझते हैं और पाकिस्तान को समझते हैं, आज से जोड़ के बैठना चाहिए, अफगान पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और नए सिरे से मुरत्तब होकर यकजा होकर उस पर फॉलो करना चाहिए। उसमें अगर हमें कोई हॉट परसू करना पड़ता है हॉट परसू करें, टीटीपी को एलिमिनेट करना पड़ता है वो करें, मतलब जो भी करना वो करें, लेकिन मिलजुल कर एक पॉलिसी बनाकर चलें। Thank you very much. आपका बड़ा अच्छा एक sermon था, जावेद एंड ऑफ कोर्स इफ्तिखार एंड नवीद चौधरी। एंड में बात हुई आई है जो मैंने अभी सवाल किया उसका जवाब नहीं आया। अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो फिर जो अच्छा होता है वो अंदर से कभी भी किसी को अलाउ नहीं करता कि अपने दोस्त मुल्क के खिलाफ जिस तरह बाड़े इन्होंने बाज तोड़ियां, बाबर ये जो हमारे बॉर्डर्स की आप कह लो कि ये जो वायलेशन की है, ये नहीं होता। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है। Until then, look after yourself. खुदा हाफिज।